हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इनकम टैक्स विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इनकम फ्रॉम सैलरी, जो लगभग सभी जगह पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स में चार्जेबिलिटी की, कि इनकम टैक्स जो है किस इनकम पर लगाया जाता है, तो देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 15 में चार्जेबिलिटी बताई गई है कि किस इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जाता है। अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू, ठीक है, सैलरी ड्यू, एडवांस सैलरी, या फिर आपने सैलरी जो रिसीव किया है, ठीक है, कोई एरियर अगर आपका बकाया है और रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपने प्रीवियस ईयर में जो भी रिसीव किया है, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से या पास्ट एम्प्लॉयर से या जो आपका फ्यूचर में एम्प्लॉयर हो सकता है, उससे आप पाते हैं, तो वो इस हेड में टैक्सेबल होता है। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम बात करें इनकम फ्रॉम सैलरी में सैलरी की डिफिनीशन की, तो सैलरी की डिफिनीशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 17(1) में दी गई है, और आपको बताया गया है कि इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो देखिए, सैलरी में वेजेस भी इंक्लूड है, सैलरी में कोई एनुटी यानी कोई वार्षिकी है, कोई पेंशन है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय हेयर ऑफ द एन एम्प्लॉय, उसके अलावा कोई ग्रेजुटी, रिटायरमेंट या डेथ पे जो आपको एकमुश्त अमाउंट मिलता है, कोई फीस, बोनस, कमीशन, परक्यूसिट, तो ये सारी, या सैलरी इन ल्यू ऑफ, ये सारी चीजें आपकी सैलरी में इंक्लूडेड है। एडवांस सैलरी और लीव इनकैशमेंट यानी छुट्टियों का नकदीकरण। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूडेड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरी, सैलरी की विशेषताएं की, तो देखो, सबसे पहली चीज कि सैलरी लेने वाला और सैलरी देने वाला दोनों के बीच में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है और कहीं से आपको सैलरी मिलती है, तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। तो याद रखिएगा, एम्प्लॉयर यानी कि वो कंपनी जहां आप काम करते हो, एम्प्लॉयर आपका कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो एम्प्लॉयर मतलब जहां आप काम करते हो, एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारी। तो जो सैलरी दे रहा है वो एम्प्लॉयर और जिसको मिल रही है वो एम्प्लॉय, दोनों के बीच अगर ये संबंध नहीं है और आपको कहीं और से पैसे मिल रहे हैं, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमपी, एमएलए जो संसद सदस्य और विधायक होते हैं, इनको भी सैलरी मिलती है, बट गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट के ये एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए इनकी सैलरी जो है सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो पढ़ाते हैं एज ए अपॉइंट है प्रोफेसर, तो उनको सैलरी मिलती है, तो वो तो सैलरी आती है। लेकिन अगर एग्जाम की ड्यूटी करते हैं, कॉपी चेक करते हैं या प्रैक्टिकल वाइवा लेने जाते हैं, तो उसका भी आपको अमाउंट मिलता है, वो सैलरी नहीं माना जाता, क्योंकि देने वाले और लेने वाले के बीच एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, आप कमीशन या सैलरी ले रहे हैं, तो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, आप पार्टनर हैं, एज ए पार्टनर अगर आप सैलरी ले रहे हैं, क्योंकि पार्टनर आपस में क्या है, इक्वल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो पार्टनर की सैलरी भी इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा विशेषताओं की, तो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। तो देखिए, चाहे एक ऑफिसर की सैलरी हो या मजदूर की मजदूरी, इनकम टैक्स एक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, दोनों को सेम देखा गया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, अब देखिए, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में यानी कि नियोक्ता की प्रकृति क्या है, चाहे नियोक्ता आपका कोई इंडिविजुअल हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन हो या लोकल अथॉरिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर,
अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि सैलरी आप एक जगह से काम कर रहे हो, आप चाहे पार्ट टाइम काम कर रहे हो, चाहे फुल टाइम काम कर रहे हो, चाहे एक जगह काम कर रहे हो, चाहे 3 जगह काम कर रहे हो, जो सभी नियोक्ताओं से आपको जो एग्रीगेट सैलरी मिलेगी वो इस हेड में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सैलरी आपकी चाहे प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिले या पास्ट एम्प्लॉयर से मिले या फ्यूचर के एम्प्लॉयर से मिले, इस हेड में टैक्सेबल है। अब उसके बाद टैक्स फ्री सैलरी। कभी कभी क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को टैक्स फ्री सैलरी देते हैं, मतलब जो सैलरी देते हैं उसमें टैक्स काट करके देते हैं। तो याद रखिए कि जब आपको रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरह की कटौती को मान्य नहीं करता। आपकी जो ग्रॉस सैलरी होगी, वो जो आपको सैलरी मिल रही है प्लस जो टैक्स फ्री की गई है वो भी ऐड करके आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव एज एमपी और एमएलए, ये हमने आपको बता ही दिया कि इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। ठीक, तो ये भी पॉइंट हमने आपको बता दिया है कि एम्प्लॉयर के अलावा अगर कहीं से आपको कोई अमाउंट मिल रहा है तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको बताया था एमपी एमएलए की सैलरी, या फिर जो एग्जामिनर है तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने में या एग्जाम की ड्यूटी करने में जो पारिश्रमिक मिलता है वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं है, अदर सोर्सेज में आता है। उसके बाद प्लेस ऑफ अक्रूवल, यानी कि सैलरी कहाँ कमाई गई है, अगर इसको जानना है तो देखिए जहां पर आपने सेवाएं दी हैं वो प्लेस माना जाता है सैलरी कमाने का। जैसे अगर आपने इंडिया में रेंडर्ड की है, आपने अपनी सेवाएं दी हैं तो इंडिया में प्राप्त सैलरी मानी जाएगी, और अगर फॉरेन में दिया है तो आपकी सैलरी फॉरेन में कमाई हुई मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी और पेंशन रिसीवेबल बाय यूएनओ एम्प्लॉय। ठीक, तो देखिए अगर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर जो कर्मचारी हैं उनको जो सैलरी मिलती है या पेंशन मिलती है उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद सैलरी रिसीवेबल बाय टीचर रिसर्चर फ्रॉम सार्क मेंबर स्टेट इनकी सैलरी भी देखते हैं। सैलरी एज ए पार्टनर, तो ये सब यहाँ पर टैक्सेबल नहीं है। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम हिज प्रोप्राइटरी कंसर्न, तो अपने ही व्यवसाय में अगर कोई एकांकी व्यापारी सैलरी ले रहा है तो वो भी इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। प्रीवियस ईयर फॉर सैलरी, तो सैलरी के लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा कि अगर आप ओल्ड एसएससी हैं तो आपका 1 अप्रैल 2024 करंट का बता रहे हैं टू 31 मार्च 2025, ये आपका प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन अगर आप न्यू एसएससी हैं, नई जॉब आपकी लगी है, तो जिस डेट को आपकी जॉब लगी है उस डेट से लेकर के 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर होगा। एक पॉइंट इसमें और है, सैलरी ग्रेड पे। ठीक है, तो सैलरी ग्रेड पे क्या होता है कि इसको समझने के लिए देखिए सैलरी ग्रेड पे दिया रहता है तो वो सैलरी आपका ग्रेड पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका डिफरेंस बताते हैं। चलिए आइए, ये देखिए इसके लिए हमने आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि सैलरी ग्रेड क्या होता है। तो देखिए इसमें दिया है कि मिस्टर पाटिल वाज अपॉइंटेड एज अ मैनेजर on 1st July 2020 in the grade pay of 20,000-500-22,000-1000-25,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अपॉइंट हुए तो उस समय आपको सैलरी 20,000 मिलेगी और हर साल आपको 500 रुपए सैलरी बढ़ करके मिलेगी। लेकिन जब आप सैलरी 22,000 हो जाएगी तो उसके बाद 1,000 बढ़ेगी और मैक्सिमम 25,000 तक जाएगी विथ 2 एडवांस इंक्रीमेंट। इसमें एक चीज और दे दी गई है कि 2 एडवांस इंक्रीमेंट इनको मिल गए। फाइंड आउट हिज सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25।
तो देखिए सब जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले माह की पहली तारीख को अगर दे है, ठीक है। तो जब अगले माह की पहली तारीख को दे है तो आपको याद रखना है कि आपका जो भी प्रीवियस ईयर होगा वो 1 मार्च 2024 टू 28 फरवरी 2025 तक आपका प्रीवियस ईयर माना जाएगा, और आपकी जो भी सैलरी कैलकुलेट होगी वो 1 मार्च 2024 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक की होगी, ठीक। और अगर आपको सैलरी इज ड्यू लास्ट डे ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, माह की अंतिम तारीख को दे है, तो ये जो आपका फाइनेंस ईयर बनेगा वो 1 अप्रैल 2024 टू 31/3/2025, ये आपका प्रीवियस ईयर बनेगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सैलरी अगर अगले माह की पहली तारीख को दे है तो मार्च से फरवरी आपका फाइनेंस ईयर बनेगा, और अगर सैलरी ड्यू है लास्ट डे ऑफ द मंथ तो आपका अप्रैल से मार्च बनेगी। ये भी याद रखना कि जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना कहा जाए कि सैलरी ड्यू कब है, तो आप ये वाला मान, सेकंड वाला मान करके चलेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसके थ्रू अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सिंपल, 1 जुलाई 2020 को आपको सैलरी मिल रही है 20,000, ठीक है ना, और हर साल आपकी सैलरी बढ़ेगी 500। इसमें लेकिन बता दिया कि 2 मंथ की एडवांस इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है। तो देखिए जब 1 जुलाई 2020 को आप जाएंगे तो आपकी सैलरी होनी चाहिए 20,500, क्योंकि हर साल 500 बढ़ रहा है, लेकिन 2 एडवांस इंक्रीमेंट आपको मिल गए, तो इसका मतलब 500 के 2 इंक्रीमेंट 1,000 और मिल गया। तो अब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 21,500, 21,500, 1 जुलाई 2021 को, सॉरी, ठीक है ना। अब ये 1 जुलाई 2022 की बात करें तो आपकी सैलरी फिर से 500 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 22,000। उसके बाद 1 जुलाई 2023 को आपकी सैलरी हो जाएगी 23,000। क्यों? क्योंकि अब एक हजार बढ़ रही है। और 1 जुलाई 2024 को आपकी सैलरी हो जाएगी 24,000, ठीक है ना। कितनी हो जाएगी? 24,000। अब आपको बताना है कि इस मेथड से आपकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है ना। तो देखिए आपको 1 मार्च 2024 देखना है, ठीक। यहां पर क्या है? 1 जुलाई 2024, और ये कब तक मिलेगी? 30 जून 2025, 30 जून 2025 तक ये सैलरी आपको मिलेगी। और ये जो है मिलेगी कब तक? 30 जून 2024, ठीक है ना। तो देखिए आधी सैलरी आपकी इस वाले में आ रही है और आधी इसमें आ रही है, तो कितने मंथ की इसमें आ रही है और कितने मंथ की इसमें आ रही है, बस ये देखना है, ठीक है। तो देखो 2024 फरवरी, मार्च के बाद आप अगर आप देखेंगे तो ये जून तक आ रही है, तो मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है ना। मार्च अप्रैल मई जून, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 महीने की सैलरी आपको मिलेगी, 4 महीने की, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने की सैलरी आपको मिलेगी 23,000 के हिसाब से, तो इंटू 23,000, ठीक है ना। और जो आपकी बाकी की 8 महीने की सैलरी मिलेगी वो आपकी मिलेगी 24,000। तो ये आपकी इस मेथड के हिसाब से ये आपकी सैलरी टोटल बनेगी, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो सैलरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, तो आपको अप्रैल से मिलनी है, तो अब जोड़िए, अप्रैल से जून तक कितना महीना होगा? अप्रैल मई जून, तो 3 महीने की सैलरी आपको मिलेगी 23,000 पर मंथ, और बाकी की 9 महीने की सैलरी आपकी मिलेगी 24,000। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आया होगा। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जब आता है तो उसमें पे ग्रेड दे देता है, तो आपको फाइनेंशियल इतने तक ही सैलरी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी।
कि सैलरी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो सैलरी को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए जब आप सैलरी को कैलकुलेट करते हैं तो आपकी सैलरी के सेक्शन 15, 16, 17 है। 15 में आपको चार्जेबिलिटी बताता है कि कौन सी इनकम सैलरी में क्या क्या आता है, ठीक। और 16 में आपको बताया जाता है कि सैलरी में कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है। तो 3 डिडक्शन आपको मिलती है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है, इंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स मिलता है, ठीक। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आपका ओल्ड रिजीम है, अगर आप मान रहे हैं तो 50,000 रुपए की डिडक्शन आपको मिलती है इस फाइनेंस ईयर में, और अगर आप न्यू रिजीम अप्लाई कर रहे हैं तो 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की बात की जाए तो इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, और कितनी मिलती है, मैक्सिमम 5,000 रुपए। उसके लिए 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, यहां लिखते हैं एक्चुअल रिसीव, यानी कितना आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर से मिल रहा है। दूसरा, बेसिक सैलरी का 20%, और तीसरा मैक्सिमम 5,000, ठीक है। इन तीनों में जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा, ठीक, वो एग्जेम्प्ट आपको डिडक्शन उसकी मिल जाएगी। तो आपको याद रखना, पहला कितना आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। मान लीजिए कि आपको 500 पर मंथ मिल रहा है, तो 500 इंटू 12 6,000 आपको मिल रहा है। आपकी बेसिक सैलरी जितनी है उसकी 20%, मान लीजिए कि 25,000 रुपये महीने आपकी सैलरी है, तो 25 इंटू 12 3 लाख होगा। 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 60,000, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम 5,000, तो इन तीनों में कम कौन है, 5,000, इसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी अंडर सेक्शन 16(2), सबसेक्शन 2, ठीक है। उसके बाद टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स, तो इसकी डिडक्शन आपको मिलती है। तो ये आपकी डिडक्शन की बात हो गई। अब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड है, धारा 17(1) में आपको शुरुआत में बता दिया गया है कि सैलरी में वेजेस, पेंशन, आपका ये मान लो कि सैलरी में रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट के बाद जो भी रिम्यूनरेशन या पारिश्रमिक या कोई भी अमाउंट एम्प्लॉयर से मिलता है वो सब सैलरी में आता है, ठीक है। अलाउंसेस की बात करें तो देखिए सैलरी के अतिरिक्त जो कुछ भी आपको कैश में मिलता है वो अलाउंसेस में आ जाता है। अलाउंसेस 3 तरह के होते हैं, फुली टैक्सेबल, पार्सली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड। अभी उसका डिटेल बताएंगे। उसके बाद परक्यूजिट या शॉर्ट में पर्क कह सकते हो, तो ये सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटी होती हैं जो सैलरी के अतिरिक्त अपने कर्मचारियों को जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर है, वो फैसिलिटी देता है। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने का किराए से मुक्त मकान दे दिया, कंसेशनल रेंट पे मकान दे दिया, आपको गैस, बिजली, पानी की सुविधा दे दी गई, ठीक है। आपको क्लब की सुविधा दे दी गई, आपको कार की सुविधा दे दी गई, स्वीपर, माली, नौकर चाकर सब दे दिए गए, तो ये पर्क में आ जाते हैं। और इसकी आपको 17(2) में ये दिया हुआ है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जैसे पेंशन है, अर्न लीव है यानी छुट्टियों का नकदीकरण है, साथ ही साथ वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत आपको कुछ अमाउंट मिलता है, ग्रेजुटी के फॉर्म में कुछ पैसे मिलते हैं, या टर्म कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की चेंज होती है तब कुछ भी मिलता है। तो ये आपका कंपुटेशन ऑफ इनकम है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। आप लिखोगे बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी, प्लस फीस, बोनस, कमीशन, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, प्लस ऑल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, जो भी आपकी सुविधाएं हैं उनको पैसे में कन्वर्ट कर लोगे। उसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% से ज्यादा अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का है तो वो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जोड़ेंगे और उसके बाद ये डिडक्शन आपको देंगे, तब आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी। चलिए नेक्स्ट, में देखिए प्रोविडेंट फंड। तो 3-4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, हिंदी में इसको वैधानिक भविष्य निधि बोलते हैं। इसको बोलते हैं, सॉरी क्या हो गया,
वैधानिक भविष्य निधि। ठीक है, ये 1925 में बनी थी और इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करता है या इस पर जो ब्याज मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री है। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये आपके क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, ठीक, कमिश्नर होता है, तो वो जिस फंड को रिकॉग्नाइज कर दे, ठीक, तो उस फंड पे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 12% ओवर सैलरी, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप याद रखिए, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता भी कंट्रीब्यूट करता है और कर्मचारी भी करता है, तो आपको कर्मचारी वाले से मतलब नहीं रखना है, किससे, नियोक्ता, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो अगर वो इस फंड पे कंट्रीब्यूट करता है अप टू 12% आपकी सैलरी का करता है तो फुली टैक्स फ्री है, और 12% से जितना ज्यादा करेगा वो टैक्सेबल है और आपकी सैलरी में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, और इस पे और भी याद रखना है, अगर इस पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट, तो अप टू 9.5% टैक्स फ्री है। ठीक है, 9.5% टैक्स फ्री है। अगर इससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता है तो जितना ज्यादा मिलता है वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब बात करें अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की, तो जो इनकम टैक्स कमिश्नर या असाइन ऑफिसर होता है वो जिस फंड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है उसको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। इस पे जो भी कंट्रीब्यूशन होता है तो जब लास्ट में मेच्योरिटी मिलती है तो हाफ टैक्सेबल होता है, हाफ। ठीक है, हाफ जो अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा और इसका इंटरेस्ट भी हाफ टैक्सेबल होता है। तो आपको ये प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास अलाउंसेस दिए हुए हैं, अलाउंसेस की लिस्ट है बड़ी लंबी सी, तो आप इन अलाउंसेस को अच्छे से समझना है। देखो, एक होता है फुली टैक्सेबल, इनको हिंदी में भत्ते कहते हैं। ठीक है, पूर्णतया कर योग्य, पूर्णता कर योग्य, ठीक है ना, तो पूर्णतया कर योग्य, आंशिक कर योग्य, आंशिक कर योग्य, और पूर्णतया कर मुक्त, पूर्णतया कर मुक्त। ठीक है ना, तो देखो आपको जब सैलरी के सवाल लगाएंगे तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर फुली टैक्सेबल है तो बस इसको सैलरी में ऐड करना है। तो पहला है डियरनेस अलाउंस, इसको डीए बोलते हैं, महंगाई भत्ता। अगर इसमें कंडीशनल लिखा हो या इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जो सैलरी के अन्य कैलकुलेशन होंगे, जैसे एचआरए आप कैलकुलेट करोगे तो वो डीए जुड़ेगा अगर कंडीशनल होगा तो। ठीक है, इसी तरह अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करोगे तो जुड़ेगा, अगर आप प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करोगे तो जुड़ेगा। ठीक है, अगर इन टर्म ऑफ रिटायरमेंट या एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लिखा हुआ है तो जुड़ेगा, नहीं लिखा तो नहीं जुड़ेगा। ओवर टाइम अलाउंस क्या होता है, जो कार्य के निर्धारित टाइम दिए गए उससे ज्यादा अगर कोई काम करता है तो ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए, यानी नगर क्षतिपूरक भत्ता। कुछ शहरों में जीवन यापन थोड़ा महंगा होता है, कुछ में कम होता है, तो जहां महंगा होता है वहां पे आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। ये पूर्णतया टैक्सेबल है, इनको ऐसे ही जोड़ना है। आपको लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, ये भी पूर्णतया कर योग्य है। सर्वेंट नौकर भत्ता, फैमिली अलाउंस, वार्डन पब्लिक प्रॉक्टर अलाउंस। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में आप टीचर हैं और साथ में आपका हॉस्टल का इंचार्ज बना दिया गया वार्डन, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त भत्ते मिलते हैं, वो भी पूरे टैक्स फ्री होते हैं। इसी तरह प्रॉक्टर, चीफ प्रॉक्टर, मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं और आपको चीफ प्रॉक्टर बना दिया जाता है तो उसके लिए भी आपको स्पेशल अलाउंस मिलते हैं, फुली टैक्सेबल। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट डॉक्टर हैं या गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करने पर रोक रहती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। प्रोजेक्ट अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस अगर फिक्स आपको मिल रहा है, मैरिज अलाउंस,
रूरल अलाउंस, डॉग अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं, तो ये फुली टैक्सेबल है, इनको बस नाम याद रखना है। पार्सली टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहले आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस, हिंदी में मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता, देखिए इनको हम सब अच्छे से समझाने के लिए हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें आपको सारा कैलकुलेशन करके बता देंगे, ठीक है ना। तो मकान किराया भत्ता आपको अभी 3 पॉइंट है उसके। पहला HRA रिसीव, यानी कि आपको कंपनी से कितना HRA मिल रहा है। दूसरा पॉइंट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब सोचिए कि ये जो HRA मिलता है वो किस लिए मिलता है कि अगर आप किराए पे रहोगे तो आपको HRA मिलता है, और किराए पे नहीं रहते हो तब भी HRA मिलता है, तब आपका फुली टैक्स फ्री होता है, ठीक। अगर आप किराए के मकान में नहीं रह रहे हैं, अपने मकान में रह रहे हैं या किसी ऐसे मकान में रह रहे हैं जहां पे आपको किराया नहीं देना पड़ता, तो जो HRA मिल रहा है, जैसे ये पहला पॉइंट है, HRA जो मिल रहा है वही टैक्सेबल होता है, डायरेक्ट उसको लिख देना है। लेकिन अगर आप किराए का मकान ले करके रह रहे हो तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है। HRA रिसीव, कितना आपको मिल रहा है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना आपको रेंट पे कर रहे हो उसमें सैलरी का 10% माइनस कर दोगे। अगर ये मकान आपने DMCK दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आपने किराए में लिया है तो 50% ऑफ सैलरी, और किसी शहर में लिया है तो 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। इन तीनों में जो कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो टैक्सेबल क्या होगा, टैक्सेबल मतलब कितना मिल रहा है, HRA रिसीव